गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो स्टडी किया था, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टडी किया था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपना कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी की थी वो देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो इसके अंदर जो हम लोगों ने स्टडी किया था, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड लास्ट टॉटोमेरिज्म। तो ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपना कंप्लीट हो चुका है, ये पांचों पार्ट हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा पार्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, मैं आपको पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूँ, डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जब हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या डिफरेंस था कि जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जिन दो मॉलिक्यूल्स की, दो कंपाउंड्स की आप कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहने वाले, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जिन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आप कंपेयर करोगे, उन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, स्ट्रक्चर सेम रहेगी, बस जो डिफरेंस होगा वो किसके अंदर होने वाला है, जो एटम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके ओरिएंटेशन के अंदर डिफरेंस आएगा। तो यहां पर मैं बात करता हूं किसकी, आइसोमेरिज्म की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन लिखो। organic compounds having same molecular formula and connectivity, organic compounds having same molecular formula and connectivity but different orientation of atoms or substituent in space. Compounds having same molecular formula and connectivity but same organic compounds having same molecular formula and connectivity but different orientation of atoms and substituent, जो एटम्स हैं या फिर सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड है, उनका क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, जिनका अरेंजमेंट या फिर जिनका ओरिएंटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर डिफरेंट होता है, वो आ जाएंगे क्या अपने स्टीरियो आइसोमर्स। तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करता हूं कि हमको कितने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने हैं, जिस तरह से मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने स्टडी किया टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर भी पार्ट होते हैं। तो अभी हम कौन से पार्ट को स्टडी करने वाले,
पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो क्या आ जाएगा, दो टाइप का आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोगों को ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को क्या करना है, स्टडी करना है। ओके, तो वन बाय वन करके अब हम इन दोनों पार्ट्स को देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूँ तो जिस तरह से हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी थी, उसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। तो वो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, पहले हम वो यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले लिखो नेसेसरी कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो क्या है, वो हम नेसेसरी कंडीशंस लिखते हैं। तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो पॉइंट वाइज लिखना है। फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा, जो नेसेसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन आ जाएगी देयर शुड बी a restricted rotation, there should be a restricted rotation between two atoms, there should be a restricted rotation between two atoms। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी ये बॉन्ड दिया हुआ है, एक एटम यहाँ पर अटैच्ड है, एक एटम यहाँ पर अटैच्ड है, मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों एटम्स को यानी कि इस एटम को होल्ड किया और यहां से इस एटम को पकड़ करके मैं इस तरह से यहां पर रोटेट कर सकता हूं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फ्री रोटेशन। अगर मैं क्या कर पा रहा हूं, इसको इस तरह से रोटेट कर पा रहा हूं, तो ये होता है क्या, फ्री रोटेशन। ओके, अभी जो मैंने वर्ड लिखा है आपको क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी क्या करो, आप इसको क्या कर दो, इस तरह से दो अलग अलग बॉन्ड से बांध दो, यानी कि अब ये एटम और ये एटम दोनों के बीच क्या दिया हुआ है, दो बॉन्ड दिए हुए। अब अगर आप इसको रोटेट करना चाहोगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होने वाला है। अगर इस तरह से रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इस टाइप के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, देयर शुड बी ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू एटम्स, यानी कि दो एटम्स के बीच क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ओके, अब जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस तरह से हो सकता है, डबल बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। यदि हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा। तो ये इस टाइप का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना नेसेसरी है अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हो। ठीक, तो एक तो ये कंपाउंड हुआ। दूसरा, यहां पर और क्या पॉसिबिलिटी है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन केवल डबल बॉन्ड में ही पॉसिबल नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइक्लिक कंपाउंड्स में भी पॉसिबल होता है। जैसे मान लो आपको कोई एक कंपाउंड ये दिया हुआ है, ये साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इस बॉन्ड को यहां से पकड़ो, इस एटम को यहां से होल्ड करो और इस एटम को यहां से होल्ड करो। अगर आप इन दोनों एटम्स को, इस एटम को होल्ड किया और इस एटम को, इन दोनों एटम को होल्ड करके इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका ये रिंग फॉर्म हुआ जो अभी यहां पर दिया हुआ है। तो आपने क्या किया हुआ, इसको और ये इन दोनों को होल्ड किया। अगर आप रोटेट करना चाहोगे इस तरह से,
तो क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड की वजह से, ये जो ऊपर बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, इस बॉन्ड की वजह से जो रोटेशन है, रोटेशन क्या हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। आप रोटेशन करा ही नहीं सकते हो इन दो बॉन्ड को। जैसे आप रोटेशन कराना चाहोगे, ये क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरह से होल्ड हो जाएगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो अगर इस टाइप से साइक्लिक कंपाउंड दिए हुए हैं तो उनमें भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो इन दो पोजीशन पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आया। इसी तरह से इन दो पोजीशन पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा, इन दो पोजीशन पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ हो, साइक्लिक कंपाउंड में जैसे अभी आपको क्या दे दिया, ये 6 मेंबर कंपाउंड दे दिया, 6 मेंबर रिंग दिया हुआ है, इसके 1-2 पोजीशन पर यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इस ग्रुप की वजह से यहां पर लिया हुआ होगा, एक यहां पर दूसरा यहां पर, इनमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। यानी कि जो साइक्लो एल्केन होते हैं, साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो वो भी क्या करने वाले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। किस तरह से करेंगे, अभी हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एक कंडीशंस अभी और देखते हैं। ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जो दूसरी कंडीशन है, यानी कि यहां पर आपके इस तरह से ग्रुप्स होने चाहिए, वो अभी कंडीशंस हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या कंडीशंस हैं। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली कंडीशन हो गई। समझ में आया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या हुआ, एटम्स को आप रोटेट नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन लिखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या आती है, बोथ ग्रुप प्रेजेंट एट एनी, लिखना शुरू करो, बोथ ग्रुप प्रेजेंट एट एनी रिस्ट्रिक्टेड एटम शुड नॉट बी सेम। यानी कि किसी भी रेस्ट्रिक्टेड एटम पर जो दो ग्रुप प्रेजेंट हैं वो दोनों क्या है, सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये दिया हुआ है यहां पर ए बी सी डी, तो ये जो दो रेस्ट्रिक्टेड एटम है, किसी भी रेस्ट्रिक्टेड एटम पर, ये रेस्ट्रिक्टेड एटम ले लो या फिर ये रेस्ट्रिक्टेड एटम ले लो, दोनों में से किसी भी रेस्ट्रिक्टेड एटम पर जो दो ग्रुप दिए हुए, एक ये और एक ये, दोनों ग्रुप आपके सेम नहीं होने चाहिए। आप इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्टेड एटम को कंपेयर कर रहे हो, इसको कंपेयर किया तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इसको कंपेयर किया तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो जो ग्रुप्स है दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस आती हैं। ओके, अब हम देखते हैं, जो आगे देखते हैं कि दोनों ग्रुप सेम होने से क्या होगा, कि जो अभी हमने भाई कंडीशन तो लिखा दी, क्या कि दोनों के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। क्यों सेम नहीं होने चाहिए वो अभी हम देखते हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखाई थी, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में मैंने बोला था कि orientation of atom or group should be different or relative position of atom or group should be different। जो एटम या ग्रुप है उनकी रिलेटिव पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं यहां पर। सबसे पहला एग्जांपल, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन, ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन दो ग्रुप को मैंने यहां पर फिक्स करके रखा, ये एटम 1, ये एटम 2। दूसरा एग्जांपल लिया, मिथाइल, इथाइल, इन दो को सेम रखा, इन दो को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। हाइड्रोजन, मिथाइल, ये 1 और ये 2। तो अब मैंने क्या बोला था कि जब भी आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व करोगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर आपको चेक करना है तो आप हमेशा क्या करोगे, रिलेटिव पोजीशन को कंपेयर करोगे कि जो ग्रुप दिए हुए हैं उनके रिलेटिव पोजीशन सेम आ रही है या फिर डिफरेंट आ रही है। तो यहां पर अगर मैं चेक करता हूं, मिथाइल के रिलेटिव मिथाइल आता है, इथाइल के रिलेटिव इथाइल आता है। अब यहां पर इनको सेम रख करके इन दोनों को मैंने इंटरचेंज किया, इन दोनों का ओरिएंटेशन चेंज किया, तो मिथाइल के रिलेटिव हाइड्रोजन, इथाइल के रिलेटिव मिथाइल।
तो दोनों का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है, जो रिलेटिव पोजीशन है, वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अगर रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होती है तो क्या बोलोगे आप उसको, स्टीरियो आइसोमर्स बोलोगे। और अगर रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट नहीं है तो आप स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बोलने वाले हो। तो यहां पर रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट आ गई तो क्या हुआ, दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक। मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां पर मैंने क्या किया, दोनों ग्रुप को सेम ले लिया। यहां पर दोनों को सेम लिया। अब मैंने क्या किया, ये जो मिथाइल और इथाइल थे, इन दोनों के ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। इथाइल को ऊपर कर दिया, मिथाइल को नीचे कर दिया। क्लियर यहां तक? ओके, अब रिलेटिव पोजीशन को चेक करते हैं एक बार। मिथाइल के रिलेटिव हाइड्रोजन, इथाइल के रिलेटिव हाइड्रोजन। क्लियर? मिथाइल के रिलेटिव भी हाइड्रोजन आता है, इथाइल के रिलेटिव भी हाइड्रोजन आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर रिलेटिव पोजीशन को चेंज किया। ये दो दिए हुए, इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन को चेंज किया। अब इथाइल के रिलेटिव हाइड्रोजन, मिथाइल के रिलेटिव अगेन हाइड्रोजन। तो इसका मतलब दोनों का ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद भी जो एटम और ग्रुप है उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। रिलेटिव पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं है तो आप स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बोलने वाले हो। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए रिलेटिव पोजीशन का चेंज होना जरूरी है। और रिलेटिव पोजीशन कब चेंज होगी, जब यहां पर दोनों ग्रुप सेम होंगे। तो जो सेकंड पॉइंट, सेकंड नेसेसरी कंडीशन लिखाई है, देयर शुड बी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट रिस्ट्रिक्टेड एटम, या फिर बोथ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी डिफरेंट एट रिस्ट्रिक्टेड एटम। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होने वाले और ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। ओके, ओके, थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखो, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी हम किसकी बात करें, ज्योमेट्रिकल की। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। तो जो आपके चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं वो चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। जैसे आपको अभी मैं बात करता हूं, यहां पर ये दिया हुआ है ए बी सी डी। तो ये जो आपके फोर सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, ये फोर सब्स्टिट्यूएंट, चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। अगर एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं तो आप उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोलने वाले हो। तो ये भी नेसेसरी कंडीशन है। ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। अब देखो क्यों लाई कर जाएंगे सेम प्लेन में, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये एटम भी प्लेनर और ये एटम भी प्लेनर, तो क्या कर जाएंगे, सेम प्लेन में लाई कर जाएंगे। ओके, तो ये थ्री कंडीशंस आती है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, वो देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
at C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके अबाउट, CC बॉन्ड की अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो कंडीशंस वही जो मैं अभी आपको कंडीशन बता चुका हूं, कंडीशंस चेंज नहीं होने वाली, चाहे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ, कुछ भी दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको क्या चेक करना है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए पहला, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है मिथाइल हाइड्रोजन फिनाइल, और यहां पर इथाइल ले लो, यहां पर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, यहां पर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर मिथाइल हाइड्रोजन जो दो सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पर अटैच्ड है वही दो सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पर भी अटैच्ड हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस कंडीशन क्या है कि एक ही एटम पर दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो ये वाला पार्ट आया। हो सकता है अभी तो ये पार्ट दिया हुआ है, डबल बॉन्ड नॉर्मल कंडीशन में दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको डबल बॉन्ड क्या दिया हुआ, रिंग के साथ दिया हुआ। कौन सा, एक्सोसाइक्लिक, यानी कि आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ हो। अगर पाई बॉन्ड रिंग के बाहर है तो क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। तो इस तरह से आपको दिया हुआ हो सकता है, ये आया। अब दूसरी कंडीशन, अगर मैं अभी इसकी मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल को अगर रिंग में इस तरह से है तो क्या करो, डबल बॉन्ड के अबाउट, जैसे ये डबल बॉन्ड है और यहां पर कार्बन यहां पर कार्बन, एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक, सिंपल चेक करने के लिए कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की। अब क्या करना है, जो रिस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं, जैसे ये एक रिस्ट्रिक्टेड एटम है, आप अब इस पर चेक करो कि क्या दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, यानी कि लाइन के ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट, दोनों पार्ट सेम है या डिफरेंट है। अगर दोनों पार्ट डिफरेंट है तो इसका मतलब जो अटैच्ड ग्रुप है वो डिफरेंट हो गए। तो यहां पर तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, लेकिन अगर रिंग होता है, रिंग में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है अच्छे से। तो अब यहां पर क्या करो, यहां पर आप इसको देखो, यहां पर लाइन ड्रॉ की, नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट आया और ये पार्ट, दोनों पार्ट सेम है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों ग्रुप क्या आ गए भाई, ये वाला ग्रुप यहां से चले, यहां से चल करके सेम आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहां पर दोनों ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाने वाला है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, ओके, अब मैंने ये एग्जाम्पल लिया, तो ये वाला, ये इस पाई बॉन्ड को हम चेक करते हैं, इस पाई बॉन्ड को हमने चेक किया, तो यहां से लाइन ड्रॉ करो, यहां तो क्लियरली दिख रहा है हमको। जब अब मैं यहां से इसमें लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये पार्ट डिफरेंट है, ये पार्ट डिफरेंट है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ने ये तो बता दिया, ये रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये दिखाता है आइसोमेरिज्म, लेकिन उसकी कंडीशन होती है। यानी कि अगर आपको रिंग के अंदर आइसोमेरिज्म चेक करना है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, रिंग मस्ट हैव मिनिमम 8 कार्बन एटम टू एग्जिबिट, यानी कि रिंग मस्ट हैव मिनिमम 8 कार्बन एटम टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड की बात हो रही है, तो इसके अबाउट अभी एग्जिबिट नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो अगर आपको पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है तो क्या आ जाएगा, रिंग मस्ट हैव मिनिमम 8 कार्बन एटम टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। तो रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है तो रिंग के अंदर क्या होने चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन एटम होने चाहिए, जिससे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करे। अगर 8 से कम है तो एग्जिबिट नहीं करने वाला है। तो जो पॉइंट मैंने अभी बोला है उस पॉइंट को नोट करके लिख लेना।
ओके, ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पर ये आया, इसका मैं दूसरा आइसोमर बना सकता हूं, ये आ जाएगा। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, अगर 8 से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका 8 से ज्यादा 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। अगर 8 से कम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करने वाला है। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट नहीं करने वाला है। तो ये जो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है पाई बॉन्ड के साथ कि आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करके आपको चेक करना है कि दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं या फिर दोनों ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं। क्लियर? ओके। Okay, next one, B part, geometrical isomerism at C double bond N group। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हो, किसके अबाउट, विद रेस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड N ग्रुप। C डबल बॉन्ड N ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हो। तो देखो यहां पर भी कंडीशन सेम वही दी हुई है, आपको ये दे दिया मिथाइल और हाइड्रोजन, इस कार्बन पर मिथाइल, और आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो जो लोन पेयर है, लोन पेयर किसकी तरह वर्क करता है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है। तो इस कार्बन पर यहां पर दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट है। नाइट्रोजन की मैं बात करूं, नाइट्रोजन पर एक मिथाइल दिया हुआ है, नाइट्रोजन पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे तो यहां पर कॉमन के लिए मैं क्या ले लेता हूं, चलो Z ले लिया, Z कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, एल्काइल भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये कुछ भी दिया हुआ हो तो एक तो ये ग्रुप आ गया, दूसरा यहां पर लोन पेयर होगा, लोन पेयर को भी हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो नाइट्रोजन पर तो दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। अब आपको चेक करना है क्या कि क्या कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ओके, यहां पर कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, मिथाइल के रिलेटिव क्या आया Z और हाइड्रोजन के रिलेटिव लोन पेयर। ओरिएंटेशन चेंज करो, अब आपने क्या किया, ये जो दो ग्रुप थे इनका ओरिएंटेशन चेंज किया, रिलेटिव। अब देखो यहां पर Z के रिलेटिव क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, लोन पेयर के रिलेटिव मिथाइल आ रहा है, लेकिन पहले लोन पेयर का रिलेटिव क्या था, हाइड्रोजन। तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ठीक, तो इस टाइप से आपको चेक करना है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पर जो ग्रुप है वो किस टाइप के ग्रुप है, और जो कार्बन दिया हुआ है उस पर जो ग्रुप अटैच्ड है वो कैसे ग्रुप दिए हुए हैं। जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या होने चाहिए, कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए। तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी इसके। जैसे ये होता है क्या, ऑक्साइम। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम ऑक्साइम बोलते हैं। तो अभी यहां पर चेक करो, ये दिया हुआ है, दूसरा ग्रुप बनाओ, यहां पर हाइड्रोजन मिथाइल, ये आ गया, हाइड्रोजन के रिलेटिव OH, मिथाइल के रिलेटिव लॉन पेयर, हाइड्रोजन के रिलेटिव लॉन पेयर, मिथाइल के रिलेटिव OH। तो ये कंपाउंड भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो बस आपको वही चेक करना है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। मान लो यहां पर क्या दे दिया आपको, pH, ये कार्बन है, यहां से लाइन ड्रॉ की आपने, यहां पर तो नाइट्रोजन पर डिफरेंट है, एक OH आया, दूसरा क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब इस कार्बन पर आपने क्या चेक किया, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल,
दोनों ग्रुप सेम आ गए, नहीं एग्जिबिट करने वाला है। इसी तरह से ये नाइट्रोजन पर जो ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कुछ भी ग्रुप आप ले सकते हो, OH ले सकते हो, फिनाइल ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। यहां पर चेक करो फिर से, सेम आ गया, एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कर देते हो, इस तरह से, अब क्या आ जाएगा, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो इस तरह से क्या करना है, इस तरह से हमको चेक करना है कि जो ग्रुप दिए हुए हैं कार्बन के साथ जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं वो सेम है या फिर डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के अंदर अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये दिया हुआ है, यहां पर ये दो कार्बन क्या आ गए, ये दो कार्बन आ गए जिनके अबाउट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। तो पहले कंडीशन हमने चेक की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब क्या चेक करना है कि जो ग्रुप अटैच्ड है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। यहां पर ये मिथाइल, यहां पर मिथाइल और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर ये हाइड्रोजन। ओके, यहां तक कंडीशन आ गई। अब आपको जब इनको अरेंज करना है, अभी देखो हम किस तरह से अरेंज करते हैं वो मैं बताता हूं। यहां पर एक मेथड आता है, कौन सा, 3 डायमेंशनल मेथड। तो 3 डायमेंशनल मेथड पहले मैं अलग से ड्रॉ करके बता देता हूं। देखो, ये जो दो बॉन्ड मैंने यहां पर ड्रॉ किए हैं, अगर सीधा मैंने इस तरह से लाइन से ड्रॉ किए हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बॉन्ड कहां पर है, इन द प्लेन ऑफ पेपर दिए हुए, यानी कि इस बोर्ड के प्लेन में दिए हुए ये दोनों बॉन्ड, ठीक। और अगर मैं एक बॉन्ड कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं सॉलिड लाइन से, इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, वेज बॉन्ड। और एक बॉन्ड मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि जो टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है उसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो दो बॉन्ड्स हैं, इन दो बॉन्ड्स को बोलते हैं बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो आपका सॉलिड लाइन वाला बॉन्ड है, जो वेज बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, बॉन्ड्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। यानी कि जब आप इस बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या आ रहा होगा, आपकी साइड को, यानी कि इस तरह से आपकी साइड को आ रहा होगा ये वाला बॉन्ड, ठीक। तो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, डैश वेज बॉन्ड, जो कि आपकी साइड को आ रहा है, आप बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये जो बॉन्ड दिया हुआ है, जो डॉटेड लाइन वाला बॉन्ड है, जो डैश बॉन्ड है, इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी कि ये बॉन्ड कहां पर जा रहा होगा, बैक ऑफ प्लेन। ये आपका आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, ये कहां पर जा रहा होगा, इनसाइड द प्लेन जा रहा होगा, ठीक। ये अंदर की साइड को जा रहा होगा, आउटसाइड द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन। तो यहां पर ये जो कार्बन एटम है, ये भी कैसा कार्बन एटम है, टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये आया। अभी दोनों के दोनों मिथाइल मैंने कहां पर लिए हुए, वेज पर लिए हुए हैं। तो मिथाइल के रिलेटिव मिथाइल आ रहा है, हाइड्रोजन के रिलेटिव हाइड्रोजन आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट पोजीशन को चेंज कर सकता हूं, किस तरह से, ये आया। यहां पर हाइड्रोजन और मिथाइल। अब मिथाइल के रिलेटिव क्या आ गया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के रिलेटिव क्या आ गया, मिथाइल।
तो ग्रुप्स के रिलेटिव पोजीशन क्या हो गई, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, तो क्या आ जाएंगे, इस टाइप से ये कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। तो साइक्लोएल्केन के अंदर आपको इस तरह से चेक करना पड़ता है। ठीक, इसी तरह से आप ले लो यहां पर क्या, ये दिया हुआ है ये आ गया, तो मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो अभी मिथाइल के जब आप यहां पर कंपेयर करते हो तो वेज के साथ कंपेयर करते हो, डैश के साथ कंपेयर करते हो, तो ये क्या आ गया, मिथाइल के रिलेटिव मिथाइल। अब जब आप दूसरी स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें क्या करने वाले हो, इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन को क्या कर दोगे, आप चेंज कर दोगे, यानी कि इनके ओरिएंटेशन को चेंज किया, तो मिथाइल के रिलेटिव क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिलेटिव क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड भी क्या करते हैं, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि कब कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, कब कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करने वाला है। ओके, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी कुछ। Which of the following will exhibit geometrical isomerism? तो अभी मैं यहां पर कंपाउंड्स लिख देता हूं। ये फिनाइल दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अब इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करने वाला है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को चेक करना है। तो जब मैं डबल बॉन्ड को चेक करूंगा, यहाँ पर आपका ये मिथाइल दिया हुआ है और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन,
और रिंग को आपको चेक करना है तो क्या करो, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो। अब आप चेक कर रहे हो ये वाला पार्ट डिफरेंट है, ये वाला पार्ट डिफरेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ठीक, ओके। यहां पर ये इथाइल और ये क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहां से लाइन ड्रॉ करो तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं, और ये जो मिथाइल है ये उस लाइन पर ही आ रहा है, तो उस लाइन पर ही आ रहा है तो आप इसको काउंट नहीं करने वाले हो। तो बस आपको क्या चेक करना है, लाइन के ऊपर और नीचे आपके ग्रुप सेम है या फिर डिफरेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, सेम आ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। यहां पर नाइट्रोजन पर OH है, यहां पर आपने ड्रॉ किया, इधर आपका पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये एग्जिबिट करेगा। ओके, अब यहां पर हम चेक करते हैं, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, यहां पर एक ही कार्बन पर दो ग्रुप आ गए, तो इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहां पर इन दोनों को चेक कर, तो जैसे मैंने बताया था कि साइक्लिक की कंडीशन में 1-2 पोजीशन भी हो सकती है, 1-3 पोजीशन भी हो सकती है, 1-4 पोजीशन भी हो सकती है, तो ये दोनों क्या आ सकते हैं, इस तरह से वेज पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और फिर क्या आ जाएगा, एक वेज पर चला जाएगा और एक डैश पर चला जाएगा, तो वहां भी पॉसिबल है। यहां पर ये पाई बॉन्ड दिया हुआ है, यहां पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर ये ग्रुप दोनों डिफरेंट, ये ग्रुप दोनों डिफरेंट, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। किसके अबाउट, इस पाई बॉन्ड के अबाउट एग्जिबिट करेगा। इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम दिए हुए हैं, पाई बॉन्ड दिया हुआ है, एग्जिबिट नहीं करने वाला है। यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर 8 कार्बन एटम्स दिए हुए हैं और आपका पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के अबाउट एग्जिबिट करेगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, यहां पर 7 एटम दिए हुए हैं और पाई बॉन्ड दिया हुआ है, तो इस पाई बॉन्ड के अबाउट नहीं करेगा। लेकिन ये जो साइक्लो एल्कीन वाला पार्ट है, यहां पर फिर से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, तो इसके अबाउट करेगा। यहां पर NN, यहां पर एक लॉन पेयर होगा, इसके ऊपर लॉन पेयर, तो उसकी वजह से भी करेगा। इसके आइसोमर्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो किस तरह से आ जाएंगे, फिनाइल, यहां पर लॉन पेयर, इधर लॉन पेयर, इधर लॉन पेयर, ये आपका सिन हो जाएगा, सिन आइसोमर, ये हो जाएगा एंटी आइसोमर। अगर दोनों फिनाइल ग्रुप सेम साइड है तो उसको सिन आइसोमर बोलते हैं, अगर दोनों अपोजिट साइड हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, एंटी आइसोमर। तो इस टाइप से आप कंपाउंड्स को चेक कर सकते हो कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ये पार्ट आया आपका, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेंगे, वो पार्ट अब हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट जो स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं क्या, नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या करते हैं, हम नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए दो तरीके आते हैं, दो डिफरेंट मेथड्स हैं नेमिंग करने के लिए। एक तो आपका क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड कौन सा, सिस ट्रांस मेथड, वो क्लासिकल मेथड होता है, काफी पुराना मेथड है। और एक लेटेस्ट मेथड आता है कौन सा, EZ मेथड। EZ मेथड किस पर बेस्ड है, कार्न इंगोल्ड प्रोलॉग सिस्टम पर बेस है, जो कि लेटेस्ट मेथड है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग के लिए। तो वन बाय वन करके देखते हैं। क्या, सबसे पहले
सिस ट्रांस मेथड। तो सिस ट्रांस मेथड क्या होता है? सिस ट्रांस मेथड आप कब यूज करने वाले हो? लिखो, सिस ट्रांस नेमिंग मेथड इज यूज्ड, सिस ट्रांस नेमिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन वन ग्रुप इज कॉमन, when one group or substituent, when one group or substituent is common at both restricted atom। यानी कि फिर से रिपीट कर देता हूं, cis trans naming is used when one group or one substituent is common at both restricted atom। तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड के अंदर जो दो रेस्ट्रिक्टेड एटम है, उन दो रेस्ट्रिक्टेड एटम पर अगर कोई एक एटम या ग्रुप कॉमन है, तब आप क्या करते हो? इस मेथड को यूज करते हो। जैसे ये आ गया फिनाइल, फिनाइल, यहां पर मिथाइल है, यहां पर फिनाइल है, यहां पर फिनाइल, यहां पर फिनाइल, तो दोनों कार्बन एटम पर एक ग्रुप क्या हो गया? कॉमन हुआ। तो इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए आप क्या करते हो? सिस ट्रांस नेमिंग मेथड यूज करते हो। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? if common group is on the same side of pi bond, if common group is on the same side of pi bond, then isomer will be named as cis isomer। अगर पाई बॉन्ड के सेम साइड है, जो कॉमन ग्रुप है, पाई बॉन्ड के सेम साइड है, तो आप उसको क्या बोलने वाले हो? सिस आइसोमर। जैसे ये हुआ, यहां पर ये कॉमन ग्रुप है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के सेम साइड है, तो आप इसको क्या बोलोगे? सिस आइसोमर। एंड इफ कॉमन ग्रुप is opposite side of pi bond, then isomer will be named as trans isomer। अगर कॉमन ग्रुप पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलने वाले? ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। जैसे यहां पर ये कॉमन ग्रुप है, पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड आ रहा है, एक इस साइड और दूसरा अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस आइसोमर। अगर सेम साइड है तो सिस आइसोमर, और अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस आइसोमर। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इन सब चीजों का यूज करके एक क्वेश्चंस देखते हैं, तब हमको और बेटर आइडिया लग जाएगा। ओके, ये कोई आपको कंपाउंड दिया हुआ है XYZ, ठीक। अब आपको क्या करना है? जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं, सभी पाई बॉन्ड्स से क्या करना है? आपको ओरिएंटेशन बताना है कि कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है।
तो यहां पर अगर आप चेक करोगे, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या दिया हुआ है, दोनों सेम साइड दिया हुआ है सिस, यहां पर अपोजिट साइड ट्रांस, यहां पर सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस, सेम साइड सिस, अपोजिट ट्रांस, सिस ट्रांस। तो इस तरह से क्या करना है, इस तरह से आपको कंपेयर करना है। अगर सेम ग्रुप पाई बॉन्ड के सेम साइड है तो सिस हो जाएगा, पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। बस इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये मेथड आपको केवल तभी यूज करना है जब कम से कम एक ग्रुप आपका दोनों रेस्ट्रिक्टेड एटम पर क्या दिया हुआ हो, कॉमन दिया हुआ हो, तब आप क्या यूज करोगे, सिस ट्रांस मेथड का यूज करोगे। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या आता है, इजेड मेथड। इजेड मेथड, तो जो इजेड मेथड है, इजेड मेथड हम कब यूज करते हैं, तो लिखो इसके अंदर, इजेड मेथड इज यूज्ड व्हेन all the substituent are different, when all the substituent are different at restricted atom. Ez method is used when all the substituents are different at restricted atoms. तो जो restricted atom है उन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट क्या दिए हुए, आपको डिफरेंट दिए हुए, सारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट दिए हुए, तब आप क्या यूज करने वाले हो, ये मेथड यूज करोगे, इजेड मेथड। एग्जांपल ले लेते हैं एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, अब यहां पर जैसे इससे पहले वाला मेथड था तो उसमें क्या दिया हुआ था, एक ग्रुप कॉमन दिया हुआ था। अगर ग्रुप कॉमन दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा डिसाइड कर सकते हैं, अच्छा ये पाई बॉन्ड के सेम साइड है तो सिस हो जाएगा, पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो कुछ भी सेम नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिसाइड करने वाले हैं किससे, इजेड मेथड से। यहां पर क्या करने वाले हैं, इजेड मेथड यूज करेंगे। तो जो हम लोगों ने अभी लिखा है क्या कि Ez method is used when all the substituent at restricted atoms are different. Okay, तो full stop के बाद लिखो, when same priority substituents, when same priority substituents are on the same side of double bond, when the same priority substituents are on the same side of double bond, isomer will be named as Z isomer. When same priority substituents are present on the same side of double bond, isomer will be named as Z isomer. Z कहाँ से आता है, Z एक जर्मन वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, और जर्मन वर्ड कौन सा, जुसामिन। जुसामिन जर्मन वर्ड है, जुसामिन जर्मन वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, और जुसामिन का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है टुगेदर। ठीक, तो इसीलिए बोला हुआ है कि अगर सेम प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट पाई बॉन्ड के एक साथ एक साइड है, टुगेदर है, तो उसको आप क्या बोलने वाले हो, जेड आइसोमर बोलने वाले हो। ओके, इसी में कंटिन्यू करो। एंड इफ सेम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स and if same priority substituents are on the opposite side of double bond, isomer will be named as E isomer. Isomer will be named as E isomer. E कहाँ से आता है, E भी जर्मन वर्ड से ही ड्राइव किया हुआ है। E comes from इंट्रूजन।
इंटीजन का मीनिंग होता है क्या? अपोजिट। तो अगर अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलने वाले? ई बोलते हैं। ई आता है एंटीजन से और एंटीजन का मीनिंग होता है अपोजिट। अगर सेम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई आइसोमर बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि Z आइसोमर कब बोलने वाले हैं और E आइसोमर कब बोलने वाले हैं। अब प्रॉब्लम आती है जो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है क्या? प्रायोरिटी। तो अब इन कंपाउंड्स की प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस ग्रुप की प्रायोरिटी ये है, इस ग्रुप की प्रायोरिटी ये है, तो ग्रुप की प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड होगी? उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो प्रायोरिटी, नेक्स्ट लाइन से लिखना है प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स will be decided, priority of groups will be decided by using, priority of group will be decided by using Kahn, priority of group will be decided by using Kahn Ingold Prolog, Kahn Ingold Prolog सिस्टम। जो ग्रुप्स की प्रायोरिटी है, ग्रुप्स की प्रायोरिटी को आप किससे डिसाइड करोगे? कान इनगोल्ड प्रोलॉग सिस्टम से डिसाइड करोगे। एक बात मैं अभी आपको बता देता हूं कि जो ये सिस्टम है प्रायोरिटी का, ये सिस्टम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर भी पढ़ना है। तो जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मैं अभी इस सिस्टम के अंदर यहीं पर लिखा देता हूं। प्रायोरिटी डिसाइड करने का वो मैं अभी नोट करा दूंगा सारे पॉइंट्स, बाद में सेम कंसेप्ट सेम रूल्स आपको अप्लाई करने हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी आप किससे डिसाइड करने वाले हो? कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम से डिसाइड करने वाले हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम के अंदर। तो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी ऑफ अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट, प्रायोरिटी ऑफ अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट will be decided, priority of attached substituent will be decided by their atomic number, priority of attached substituent will be decided by their atomic number। ठीक, फुल स्टॉप के बाद, और फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू करो। एटम having higher atomic number, atom having higher atomic number will receive higher priority। तो जो प्रायोरिटी आप डिसाइड करोगे किसके बेसिस पर डिसाइड करने वाले हो? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर डिसाइड करने वाले हो। और क्या बोला हुआ है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ज्यादा प्रायोरिटी उसकी जाएगी। क्लियर पॉइंट? तो एग्जांपल देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, एक बात और ध्यान रखना, जब आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो एक ही रेस्ट्रिक्टेड एटम पर आपको डिसाइड करनी है। पहले आप इस रिस्ट्रिक्टेड एटम पर डिसाइड करोगे, उसके बाद आप इस रिस्ट्रिक्टेड एटम पर डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं एक एटम ये लिया और एक एटम ये लिया, ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले इन दो के डिसाइड करोगे जो एक ही एटम पर प्रेजेंट है, फिर इन दो के डिसाइड करोगे जो इस एटम पर प्रेजेंट है। तो अब हम बात करते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन। हायर एटॉमिक नंबर किसका आता है? क्लोरीन का, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो गई। उसके बाद फ्लोरीन, इसकी प्रायोरिटी 2 आ गई। ब्रोमीन और आयोडीन में हायर एटॉमिक नंबर, आयोडीन प्रायोरिटी 1, ब्रोमीन प्रायोरिटी 2। ठीक, तो अब सेम प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के क्या दिए हुए? सेम साइड दिए हुए। तो क्या आ जाएगा? आप क्या बोलने वाले इस आइसोमर को? Z आइसोमर बोलोगे, क्योंकि सेम प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के सेम साइड आ रहे। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो जो आपको यहां पर ध्यान रखना है
ठीक। जो पॉइंट स्पेशली आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, जब भी आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, वो आप किससे डिसाइड करने वाले हो? जो भी इस रेस्ट्रिक्टेड एटम के साथ पहला एटम अटैच्ड है, जो फर्स्ट एटम अटैच्ड होगा, आप उस एटम का एटॉमिक नंबर चेक करोगे पहले। ओके, जैसे फ्लोरीन OCH3 CH3, और यहां पर ले लो क्या, NHCH3। ठीक, ये दिया हुआ है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। यहां पर आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन, बाद में क्या है क्या नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। अभी अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? अभी हम केवल ये चेक कर रहे हैं कि पहला एटम क्या है। यहां पर फ्लोरीन, इसकी प्रायोरिटी 1, इस कार्बन पर डिसाइड करो, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। यहां पर कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। तो सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ गए, Z हो गया। तो इस तरह से आपको चेक करना है। जो भी प्रायोरिटी आप डिसाइड करोगे, यानी कि जो भी पहला एटम अटैच्ड होगा उससे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, बाकी का काम फिर बाद का है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जंप करते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखो, इफ बोथ अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट, if both attached substituent have same first connected atom, if both substituent have same first connected atom, then priority will be decided by, then priority will be decided by next higher atomic number, then priority will be decided by next higher atomic number। सॉरी, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट में पहला कनेक्टेड एटम सेम है, तो पहला कनेक्टेड एटम सेम होने पर आप क्या करोगे? नेक्स्ट हायर एटम चेक करोगे कि नेक्स्ट हायर एटम कौन सा दिया हुआ है, और जहां पर भी डिफरेंस आ जाएगा, जहां पर भी फर्स्ट डिफरेंस आएगा, वहीं पर क्या कर दोगे आप? प्रायोरिटी को डिसाइड कर लोगे। अब चेक करते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 फ्लोरीन। अभी मैंने जस्ट वैसे ही लिया है। ओके, तो अब हम यहां पर चेक करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट कनेक्टेड एटम क्या है? कार्बन। यहां पर फर्स्ट कनेक्टेड एटम कार्बन, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हुआ। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, तो अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट हायर कनेक्टेड एटम को चेक करोगे। तो यहां पर CH2H, तो ये पार्ट आपका कॉमन, ये पार्ट आपका कॉमन। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट एटम चेक करना है। यहां पर नेक्स्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन। और यहां पर नेक्स्ट एटम कौन सा कनेक्टेड है इसके साथ? कार्बन। यहां पर क्या कनेक्टेड है? हाइड्रोजन। यहां पर क्या कनेक्टेड है? कार्बन। तो दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली कार्बन का। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा आ जाएगी? इसकी ज्यादा आ जाएगी और इसकी कम आएगी। यहां पर ये सेम, ये सेम। अब यहां पर फ्लोरीन अटैच्ड है और यहां पर कार्बन अटैच्ड है, तो फिर से ये क्या आ जाएगा? आपका Z आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड आ गए।
ओके, ये दिया हुआ है आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक। अब यहां पर पहले इस वाले ग्रुप में प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ये ग्रुप सेम, ये ग्रुप सेम। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप की साइड को जंप करते हैं। यहां पर CH2 यानी कि ये जो कार्बन दिया हुआ है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक कार्बन। अब यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड, एक कार्बन, और ये फ्लोरीन, और इस जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उस पर आयोडीन। तो अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आयोडीन का तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा जानी चाहिए, ऊपर वाले को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जानी चाहिए। बिल्कुल रॉन्ग। आपको क्या कंपेयर करना है, फर्स्ट डिफरेंस चेक करना है, जहां पर पहला डिफरेंस आएगा। यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन ये कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर क्या आ गया, फ्लोरीन। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई, इस फ्लोरीन की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो गई। यानी कि जहां पर आपका पहला डिफरेंस आ जाएगा प्रायोरिटी में, वहीं पर आप प्रायोरिटी को डिसाइड कर दोगे। तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। यहां पर फिर से ये CH3, ये CH3, अब यहां पर ये हाइड्रोजन और यहां पर ये हाइड्रोजन, इस यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर मिथाइल, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। तो सेम प्रायोरिटी वाले कहां हो गए, अपोजिट साइड। तो क्या आ गया, Z आ गया, सॉरी E आ गया। सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड, तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो Z आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की साइड को चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसके अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर, इफ फर्स्ट कनेक्टेड एटम contains multiple bond, if first connected atom contains multiple bond मतलब double bond और triple bond, if first connected atom contains multiple bond, then to decide priority we will break multiple bond into single sigma bond. We will break multiple bond into single sigma bond. किस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। ये दिया हुआ है यहां पर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो पहले मैं इसको लेता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो किस तरह से इसको ब्रेक करेंगे वो देखते हैं। ठीक, मान लो मैंने क्या किया, ये जो एक पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। पहले मैंने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। तो अब आपको ध्यान देना है, यहां पर मैंने इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया है। किसके साथ था वो बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच कर दूंगा। ठीक, क्योंकि मैंने इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ ब्रेक किया है, नाइट्रोजन के साथ, और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ था, कार्बन के साथ। तो मैं यहां पर N सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच कर दूंगा। इसी तरह से यहां पर एक बॉन्ड और ब्रेक किया, ये कार्बन का बॉन्ड किसके साथ था, नाइट्रोजन के साथ। तो यहां पर नाइट्रोजन और इस कार्बन का मैंने बॉन्ड, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया विद कार्बन। ओके, अब बात करते हैं किसकी, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। देखो यहां पर
कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया मैंने ऑक्सीजन के साथ। अगर मैं कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कर रहा हूं तो इसका मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, कार्बन का मुझे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा इस तरह से। और एक बॉन्ड मैंने किसका, ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ ब्रेक किया, कार्बन के साथ, तो यहां पर मुझे कार्बन का बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फिर डबल बॉन्ड कार्बन, ओके, ये आया, यहां से मैंने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसके साथ कार्बन का बॉन्ड, इसके साथ कार्बन का बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको ब्रेक करो, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, इसको ब्रेक करो, यहां पर कार्बन और यहां पर कार्बन। तो अब क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करो। पहला कार्बन एटम कार्बन, यहां पर कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इस कार्बन पर ऑक्सीजन है और इस कार्बन पर क्या है, नाइट्रोजन। ओके, अब एक बहुत अच्छा डाउट आ सकता है आपके माइंड में, क्या कि सर इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर नाइट्रोजन है, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या चेक करना है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर चेक करना है। और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर दो दो ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं, तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2। अब यहां पर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन, और इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाले के साथ ये कार्बन और एक हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन की प्रायोरिटी इस वाले कार्बन से कम हो जाएगी, तो ये 1 और ये 2। तो सिमिलर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक, सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आएंगे तो Z, अपोजिट साइड आएंगे तो ई आ जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, लास्ट पॉइंट प्रायोरिटी का अब हम लास्ट पॉइंट नोट डाउन करते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि अगर आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आइसोटॉप्स दिए हुए, इन केस ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट heavier isotope will receive higher priority. Heavier isotope will receive higher priority in case of isotopic substituent. अगर आपको आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं तो जिस आइसोटॉप का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, कार्बन 12, कार्बन 14, तो इन दोनों में हैवियर आइसोटोप ड्यूटेरियम प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, कार्बन 14, कार्बन 12 प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, सेम साइड तो Z आइसो। क्लियर, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए। तो जितने भी पाई बॉन्ड्स दिए हुए हैं सभी पाई बॉन्ड्स की आपको क्या करनी है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, इजेड नेमिंग करना है सभी पाई बॉन्ड्स के लिए। जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं सभी पाई बॉन्ड्स का आपको इजेड नेमिंग करना है। ओके, लास्ट टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। कैलकुलेशन ऑफ
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या करना है अब आपको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ हो और उसमें आपको चेक करने के लिए बोला जाए कि इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आने वाले हैं, तो हमको क्या करना है? वही कैलकुलेशन करनी है। किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? लिखो, इफ देयर आर एन ज्योमेट्रिकल सेंटर, इफ देयर आर एन ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब जिस पॉइंट के अबाउट कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है। इफ देयर आर एन ज्योमेट्रिकल सेंटर and molecule, if there are n geometrical center and molecule cannot be divided into two equal parts, molecule cannot be divided into two equal parts, then total number of geometrical isomers will be 2 to the power n. Then total number of geometrical isomers will be 2 to the power n. अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर n ज्योमेट्रिकल सेंटर है और मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो कितने आइसोमर्स आ जाएंगे? 2 to the power n. तो एक एग्जांपल लेकर के ही बता देता हूं मैं। देखो इस तरह से pH 1 2 3 तीन ज्योमेट्रिकल सेंटर है। मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि इधर फिनाइल है और इधर मिथाइल है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो n इज इक्वल टू 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8 आ गए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर n ज्योमेट्रिकल सेंटर होने चाहिए और मॉलिक्यूल को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड करने हैं कि कितनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इफ molecule, कंटिन्यू करो लिखना, if molecule can be divided into two equal halves, अगर आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, if molecule can be divided into two equal parts, then if molecule can be divided into two equal parts, then केस 1, उस टाइम पर क्या आ जाएगा? केस 1, पहला केस लिखो, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स इवन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, if molecule contains even number of geometrical center, then if molecule contains even number of geometrical center, then total isomers will be 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1. Then total geometrical isomer will be 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 माइनस 1। तो जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? आपके इतने हो जाएंगे।
अगर क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने दिए हुए, इवन दिए हुए, जैसे यहां पर आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये पार्ट आपको सेम दिख रहा है, ये पार्ट आपको सेम दिख रहा है। कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर दिए हुए, दो ज्योमेट्रिकल सेंटर दिए हुए। इसके आप टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टू द पावर n की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 - 1 प्लस 2 टू द पावर 2/2, तो कितना आ गया 2 प्लस 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 3। 3 आइसोमर्स आ गए। अब कौन कौन से आइसोमर्स आ गए वो हम चेक करते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन मैं लेकर के चलता हूं क्या, कि दोनों पाई बॉन्ड को मैंने क्या बना दिया, सिस बना दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दोनों पाई बॉन्ड को मैं क्या बना दूं, ट्रांस बना दूं। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। अब मैंने क्या किया, इसको सिस रखा और इसको क्या कर दिया, ट्रांस। इसको सिस रखा और इसको क्या कर दिया, ट्रांस। अब फिर दूसरे में इसको सिस रखा और इसको क्या कर दिया, ट्रांस। इसको मैंने सिस रखा और इस वाले को ट्रांस कर दिया। अब अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों कंपाउंड आपको सेम ही दिख रहे हैं ना, तो दोनों कंपाउंड सेम ही है, तो आप इनको दो बार काउंट नहीं करने वाले हो। क्या करोगे, आप इसको केवल एक ही बार काउंट करोगे। तो इसलिए क्या आ गए, एक आइसोमर ये, एक आइसोमर ये और एक आइसोमर ये। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए आपके पास, 3 आइसोमर्स हो गए, जो कि आपके फॉर्मूले से भी ड्राइव होकर के आते हैं। ओके, केस बी, किसकी बात कर रहे हैं, केस सेकंड की बात कर रहे हैं। लिखो सेकंड केस के अंदर, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स एन ज्योमेट्रिकल सेंटर, if molecule contains n geometrical center and total number of geometrical center and total number of geometrical center are odd, total number of geometrical center are odd, then total geometrical isomers will be equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 divided by 2. Total number of geometrical isomers will be 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 divided by 2. तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल। कंडीशन यहां पर भी वही है, मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। यहां पर मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया। ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने दिए हुए, 3 ज्योमेट्रिकल सेंटर दिए हुए। तो अब टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस का 1 प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया यहां पर आपका 2 टू द पावर 2 और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, तो 2। तो टोटल आइसोमर्स कितने आ गए आपके, 6 आइसोमर्स आ जाएंगे। अब यहां पर इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था कि जब क्या प्रेजेंट था, आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो उस टाइम जो टोटल आइसोमर्स आते थे वो कितने आते थे, 8 आते थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी काउंट कर सकते हो। तो यहां पर ये जो आपका टोटल पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इसका एक बार क्विक रिवीजन देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टडी करने वाले हैं। ठीक, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में।